नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है संदीप और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर ऐसी सप्लाई में किसी लोड द्वारा लिया गया रियल पावर एंड टोटल पावर का रेशियो होता है। रियल पावर का दूसरा नाम एक्टिव पावर और ट्रू पावर है, जिसको हम किलोवाट में मेजर करते हैं। एंड टोटल पावर का दूसरा नाम एपरेंट पावर होता है, जिसको हम किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसको हम पावर ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे P रियल पावर, Q रिएक्टिव पावर एंड S एपरेंट पावर है। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। P इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा, Q इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा रिएक्टिव पावर, S इक्वल्स टू वी आई एपरेंट पावर। पावर फैक्टर को हम कॉस थीटा या कॉस फाई भी लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा इज द फेज डिफरेंस, जो कि वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। थीटा के हिसाब से पावर फैक्टर चेंज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोड्स के बारे में। लोड हमारा 3 टाइप का होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम: रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। एंड पावर फैक्टर हमेशा लोड पे डिपेंड करता है, ये बात याद रखना दोस्तों। तो रेजिस्टिव लोड की बात करते हैं, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट, CFL लैंप, LED लाइट, ये सब रेजिस्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में सीलिंग फैन, सिंगल फेज एंड 3 फेज मोटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, मतलब जिसमें भी इंडक्टिव कॉइल यूज होता है वो सब इंडक्टिव लोड के अंडर आता है। और इन्हीं सब लोड में अगर हम एक्स्ट्रा कैपेसिटर या कैपेसिटर बैंक यूज़ करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देते हैं तो उसको कैपेसिटिव लोड कहा जाता है। कैपेसिटर बैंक्स मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सेवरल कैपेसिटर्स ऑफ द सेम रेटिंग, मतलब एक से ज़्यादा सेम रेटिंग के कैपेसिटर्स को एक साथ लगा के पावर फैक्टर इम्प्रूव किया जाता है। तो पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होना चाहिए, मतलब ऑल पावर शुड बी रियल पावर, बट ऐसा होता नहीं है। सो हमें लीडिंग पावर फैक्टर चाहिए होता है। लैगिंग पावर फैक्टर बैड होता है, क्योंकि पावर फैक्टर जितना लैग होगा करंट उतना ज़्यादा ड्रॉ होगा। सो करंट लॉस मतलब I2R और कॉपर लॉस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टिव लोड में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज वेव जो हमने ब्लैक में लिया है एंड करंट वेव जो हमने ब्लू में लिया है, इन दोनों में क्रॉसिंग पॉइंट सेम है, मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज एंगल 0 है। तो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। सो P इक्वल्स टू VI हो जाता है। इंडक्टिव लोड में वोल्टेज वेव करंट वेव से पीछे चल रहा है, मतलब करंट एंड वोल्टेज के क्रॉसिंग पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस लेट्स से 30 डिग्री हो रहा है। सो पावर फैक्टर 30 डिग्री लैग होगा। यहाँ करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। इसी तरीके से कैपेसिटिव लोड में करंट वेव वोल्टेज वेव से पीछे हो जाता है, लेट्स से 30 डिग्री फेज डिफरेंस होता है यहाँ पे। सो दोनों के क्रॉसिंग पॉइंट के बीच में देन पावर फैक्टर cos 30 डिग्री लीड होगा। यहाँ पे करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। ये लीडिंग और लैगिंग कैसे हो रहा है मैं आपको बाद में समझा दूंगा अच्छे से। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, पावर फैक्टर ओनली AC में होता है, DC में नहीं। यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बनाया है। एक है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो अब हम यह देखेंगे कि पावर फैक्टर यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमने वोल्टेज और करंट वेव ले लिया है और यहाँ पे हमने 0 से लेके 180 डिग्री तक दिखा दिया है वोल्टेज वेव में। यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया है जहाँ पे हमने एक पहले से ही रेजिस्टिव लोड लगा के रखा है। तो जब हम सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगा देंगे, सर्किट प्योर रेजिस्टिव होता है, तो फेज एंगल वोल्टेज एंड करंट के बीच 0 होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे एक इंडक्टिव लोड लगा देंगे
करंट वेव फॉर्म आगे शिफ्ट कर जाएगा, लेट्स से 30 डिग्री तक। और करंट लैग, यहाँ पे करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो यहाँ पे पावर फैक्टर 30 डिग्री लैगिंग हो जाएगा। इसी तरीके से और एक इंडक्टर जब हम लगाएंगे तो करंट वेव फॉर्म और राइट में शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स से 45 डिग्री। तो यहाँ पे करंट लैगिंग करेगा 45 डिग्री से, और cos 45 लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। और जब हम यहाँ से रेजिस्टिव लोड हटा देंगे, मतलब ये सर्किट अब प्योर इंडक्टिव हो गया, तो करंट वेवफॉर्म और राइट में शिफ्ट करेगा। करंट वेवफॉर्म का 0 क्रॉसिंग पॉइंट वोल्टेज वेव का 90 क्रॉसिंग पॉइंट के साथ मैच करेगा, मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर cos 90 डिग्री लैगिंग हो जाएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट में। अब हमने सर्किट में एक रेजिस्टिव और एक कैपेसिटिव लोड लगा के रखा है, तो यहाँ पे करंट का 0 क्रॉसिंग पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स से 30 डिग्री तक, मतलब यहाँ पे करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, और यहाँ पे पावर फैक्टर cos 30 डिग्री लीडिंग हो जाएगा। यहाँ पे अब हम अगर 2 कैपेसिटिव लोड लगा देते हैं, मतलब सर्किट प्योर कैपेसिटिव हो जाता है, तो फिर करंट का 0 क्रॉसिंग पॉइंट वोल्टेज के 90 डिग्री क्रॉसिंग के पॉइंट के साथ मैच कर जाएगा, मतलब एक लाइन पे आ जाएगा, और सर्किट प्योर कैपेसिटिव हो जाएगा cos 90 डिग्री, मतलब पावर फैक्टर cos 90 डिग्री लीडिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमने cos 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फेज एंगल जितना बढ़ रहा है, पावर फैक्टर का वैल्यू उतना ही घट रहा है। तो ऐसे ही सर्किट में जितना ज़्यादा इंडक्टिव लोड बढ़ता जाएगा, करंट वेव उतना ही राइट शिफ्ट करते जाएगा, और जितना ज़्यादा कैपेसिटिव लोड बढ़ते जाएगा, करंट वेव उतना ही लेफ्ट शिफ्ट होते जाएगा, ऐसे। ठीक है। पावर फैक्टर निकालने का और एक फॉर्मूला है जो कि cos थीटा इक्वल्स टू आर बाय जेड, जहाँ पे आर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एंड जेड इक्वल्स टू इम्पेडेंस है। इम्पेडेंस का फॉर्मूला ये है दोस्तों, होल रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल है, एक्सएल इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एल इक्वल्स टू इंडक्टेंस है। उसी तरीके से एक्स सी इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला है 1/2 पाई एफ सी, यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी एंड सी इक्वल्स टू कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे हमने 3 सर्किट डायग्राम लिया है। पहले डायग्राम में हमने रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड को दर्शाया है। यहाँ पे इम्पेडेंस का फॉर्मूला में एक्सी एब्सेंट है इस सर्किट डायग्राम में, तो यहाँ पे एक्सी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इम्पेडेंस का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का होल रूट ओवर हो जाएगा। उसी तरीके से इस डायग्राम में इंडक्टिव लोड नहीं है, तो यहाँ पे एक्सएल 0 हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आर एल एन सी, मतलब रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव तीनों लोड हैं, इसलिए जेड का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, मतलब होल रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सिस का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरीके का इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल और जनरल साइंस का टॉपिक और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नेम टाइप करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें।